आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। प्रश्न 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। यानी बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ये चीज़ बताना है, तथा क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। सॉल्यूशन इसका देखिए। हाँ, शून्य को यानी 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 प्रकार से लिख सकते हैं जहाँ 0 तथा 1 पूर्णांक हैं और q के प्लेस पर 1 है जो कि शून्य के बराबर नहीं है। q ≠ 0, यहाँ पे q = 1 आ गया जो कि 0 नहीं है। तो इस प्रकार से शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये सत्य है, इसको लिखा जा सकता है क्योंकि शून्य भी एक परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर कोई दो परिमेय संख्या है, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ 3 और 4 में कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है? 4 बड़ा है, 3 छोटा है। जो छोटा है उसको हम x मानेंगे और जो बड़ा है हम उसको y मानेंगे। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो n = 6 हो जाएगा क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमारे पास एक फार्मूला है, d = y - x/n+1। ये सार्वअंतर है, डिफरेंस है। डिफरेंस ज्ञात करने के लिए y - x/n+1 लिखते हैं। y की वैल्यू 4 है, 4 हो गया, माइनस है, माइनस हो गया, x के प्लेस पे हमने 3 पुट कर दिया। नीचे n = 6 है तो 6 हो गया, 1 है तो 1 हो गया। तो 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा और 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं या संख्या कौन कौन सी होगी? x + d पहली परिमेय संख्या, x + 2d दूसरी परिमेय संख्या, x + 3d तीसरी परिमेय संख्या, x + 4d चौथी, x + 5d पांचवी, x + 6d छठवीं हो गई। अब हमें x और d का मान इसमें पुट कर देना है, रख देना है। चलिए हम मान को पुट करते हैं। x की वैल्यू 3 हमने कर दिया, प्लस है तो प्लस हो गया। d की वैल्यू कितनी आई है? 1/7 हो गया। इसी प्रकार से x के प्लेस पे हमने 3 पुट कर दिया, 2 है तो आपका 2 हो जाएगा, d के प्लेस पर 1/7 है तो 1/7। इसी प्रकार से x के प्लेस पे हमारा 3 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, यहाँ पे 4 है 4 हो गया, 5 है 5 है, 6 है तो 6 हो गया। और जो d आया है 1/7 तो 1/7 इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम वैसे कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ये ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + 2 = 2/7। इसी प्रकार से 3 × 1 = 3/7, 4 × 1 = 4/7, 5 × 1 = 5/7,
6 1 जा 6/7। अब हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ हर हमारा 7 है, यहाँ अंश के रूप में है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 7 जा 21 + 1 22/7। इसी प्रकार से 3 7 जा या 7 3 जा 21 + 2 23/7। 7 3 जा 21 21 + 3 24/7। 7 3 जा 21 + 4 25/7। 7 3 जा 21 + 5 26/7। 7 3 जा 21 + 6 27/7। तो इस प्रकार से 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्याएं हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इस प्रकार से 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्याएं ज्ञात हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सेम वही प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3/4 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम ये जो हमारी दोनों परमीय संख्याएं हैं उसको देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 4/5 इज़ ग्रेटर देन 3/5। तो हम यहाँ पे मान लेंगे जो हमारा छोटा होगा उसको x मान लेंगे, जो हमारी परमीय संख्याएं छोटी होंगी उसको x मान लेंगे। तो 3/5 छोटी हैं तो हमने इसको x मान लिया, और जो बड़ी हैं यानी 4/5 बड़ी हैं तो उसको हमने y मान लिया। कितनी परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो n के स्थान पे हमारा 5 हो जाएगा। तब d बराबर क्या हो जाएगा? y - x/n + 1। y के प्लेस पे हम पुट करेंगे 4/5, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x के प्लेस पे 3/5 तो 3/5 हो जाएगा, अपान n के प्लेस पे क्योंकि कितनी परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो n के प्लेस पे हमारा 5 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। हम इसको माइनस करेंगे, ये हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, हर सेम है, तो अंश हमारा माइनस हो जाएगा, यानी 4 में से 3 माइनस हो जाएगा 1/5, 5 और 1 6 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 इंटू ये हमारा हो जाएगा 1/6। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 5 6 जा 30। तो इस प्रकार से जो d की वैल्यू आई है 1/30 आई है। तो इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d। हमें क्या करना है? x के प्लेस पे मान पुट कर देना है तथा d के भी प्लेस पे d का मान पुट कर देना है। तो x की जो वैल्यू है वो 3/5 है, 3/5 कर दिया, और जो d की वैल्यू है वो 1/30 आया है, तो 1/30 हो गया। ठीक इसी प्रकार से x के प्लेस पे 3/5 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 है तो 2 हो जाएगा, d के प्लेस पे 1/30 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से x का जितने भी मान है हमने इसको रख दिया, 3/5 3/5 3/5। 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो गया। d के प्लेस पे 1/30 आया है तो 1/30 1/30 1/30 1/30। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, 3/5 2 1 जा 2/30, 3/5 प्लस 3 1 जा 3/30, 3/5 प्लस 4 1 जा 4/30, 3/5 प्लस 5 1 जा 5/30। चूँकि यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे।
इस 5 को हम 30 बनाएंगे, तो 5 को 30 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से न्यूमरेटर में और 6 से डिनोमिनेटर में। ठीक इसी प्रकार से 6 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अन्य संख्याओं में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 प्लस 1/30, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 प्लस 2/30, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 प्लस 3/30, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 प्लस 4/30, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 प्लस 5/30। तो इस प्रकार से जो हमारा डिनोमिनेटर हो गया वो सेम हो गया। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30, 18 प्लस 1 19। इसी प्रकार से ये 30 हो जाएगा, 18 प्लस 2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 30, 18 प्लस 3 21, ये 30 हो गया, 18 प्लस 4 22 हो गया, ये हमारा 30 है, 18 प्लस 5 23 हो गया। तो इस प्रकार से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 प्राप्त हो गए हैं। व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि कुछ कथन दिए गए हैं और ये बताना है कि ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं, साथ ही साथ आपको वो कारण बताना है कि क्यों सत्य हैं, तथा ये भी बताना है क्यों वो कथन असत्य हैं। फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, तथा कारण भी बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं ही पूर्ण संख्याएं होती हैं, या पूर्ण संख्याओं में प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, इसलिए जो ये कथन है वो सत्य है। सत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से ये अनंत, तथा जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे ये अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्याओं की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 2 3 4 से होती है, तथा जो पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग होती है वो 0 1 2 3 4 से होती है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं, इसलिए ये जो कथन है वो सत्य है। अथवा पूर्ण संख्याओं का संग्रह सभी प्राकृतिक संख्याओं को रखता है। यानी जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सारी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, इसलिए ये कथन सत्य है। दूसरा हमारा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो पूर्णांक होता है वो उसमें 3 चीज़ें सम्मिलित होती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0। यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक तथा 0। यानी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा 0 भी सम्मिलित होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की सूची में ऋणात्मक पूर्णांक सम्मिलित नहीं होते हैं। यह कथन क्यों असत्य हैं? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए जो इनका कथन है वो असत्य हो गया। तीसरा है,
प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि जितनी भी परमीय संख्याएं हैं वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। सारी की सारी जितनी परमीय संख्याएं हैं वो सारी परमीय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? जैसे 1/3, 6/7, 10/19, ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी जितनी परमीय संख्याएं हैं सारी की सारी परमीय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए जो इनका कथन है वो असत्य